नमस्कार दोस्तों, ब्राइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। हम आप लोगों के बीच में 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर है। तो इसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यदि नहीं समझते हो तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन ये है कि कोई काम कर रहे हो तो काम छोड़ के इस वीडियो को पहले देख लो। रील देख रहे हो तो रील को छोड़ो, इस वीडियो को देखो जो कि जिंदगी को बना देगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझते हुए और इस पे व्याख्या करते हुए हम लोग चलेंगे। क्या है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। जी बिल्कुल, जो जड़त्व का नियम होता है, पहला नियम गति के पहले नियम या न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जड़त्व का जो नियम होता है, ये गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या है? प्रथम नियम कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये है क्या? गति का प्रथम नियम, जिस नियम को हम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं दोस्त। एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए, व्याख्या करते हुए चलेंगे। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ऐसा कोई नहीं समझाने वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलें। दूसरा क्या कर रहा कि कार्य करने की दर देख ला। जहां कार्य करने की दर या किसी चीज की दर लग जाए, यदि कार्य करने की दर, वेग में परिवर्तन की दर, बस डायरेक्ट वेग बोल रहा तो वेग, फिर उसके नीचे समय से दे देना है भाग। क्यों? क्योंकि जब दर बोलेगा तो देखो यहाँ पे क्या बोला, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, पावर बोलते हैं, वर्क बाई टाइम। तो क्या सामर्थ्य किसे कहते हैं? शक्ति बटा के कार्य, सॉरी, शक्ति बराबर कार्य बटा के समय, यही होता है। इसका मात्रक यदि मैं निकालूं तो कार्य का मात्रक होता है जूल जूल प्रति सेकंड। देखो क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। बात समझ में आए? तो कार्य का शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखो तुमसे कोई पूछ दे कि शक्ति का मतलब क्या होगा, तुम क्या बताओगे? जूल प्रति सेकंड बताओगे ना। ठीक है, आगे चलो। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। जी बिल्कुल, शरीर का जो तापमान होता है इससे हम थर्मामीटर से मापते हैं। जैसे डॉक्टर के पास रहता है थर्मामीटर, लगा देते हैं मुंह में, लग चाप देते हैं, उसमें बता देता है कि कितना फ़ारेनहाइट या कितना सेल्सियस आपको बुखार है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? चलो अगला क्वेश्चन। 100 अंश सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। जी बिल्कुल, एक बात ध्यान से सुन लो। किसी भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को जोड़ देते हैं। कितना को? 273 को जोड़ देते हैं। इसका मतलब 0 अंश सेल्सियस बराबर 273 अंश केल्विन होता है। तो यहाँ पे 100 अंश सेल्सियस दिया है तो उसमें 100 जोड़ देंगे भाई, ये नहीं करेंगे तो 273 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अब याद रख ले मेरे लाल, याद रख ले कि 0 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, सॉरी, 0 अंश सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देते हैं। मतलब कि एक 0 अंश सेल्सियस बराबर होता है 273 के। ठीक, आगे चलते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। जी बिल्कुल, किसी एरिया पे हम बल लगाते हैं तो उसे दाब कहते हैं। क्या? P बराबर होता है F बाई ए। एफ बाई क्या होता है? ए। अगर मैं इसको निकालूं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में? देखो भैया, हम समझाते हुए चलेंगे, एकदम ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, जो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत मजा आएगा दोस्त। यदि ये समझ लेते हो तो साइंस तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी, आटा की हलवा हो जाएगी। ठीक है, चलो। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल। ससंजक बल का आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। जी बिल्कुल, जो पृष्ठ तनाव तुम देखिए हो, जो पानी गिरता है, अगर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गोलाकार गिरती है। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच एक बल काम करता है, जिस बल को बोलते हैं ससंजक बल। एक बल और होता है असंजक बल। क्या होता है? ससंजक बल। और एक होता है असंजक बल। क्या होता है? असंजक
जग बल। इसी का विपरीत होता है। ससंजक बल किसे कहते हैं? एक ही अणु होंगे, एक ही अणु होंगे, एक ही पदार्थ के अणु होंगे, इसके बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। लेकिन विपरीत बल, विपरीत पदार्थ होंगे, जैसे द्रव हुआ, लकड़ी हुआ, द्रव ले लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को हम गोतेंगे द्रव में तो उसमें चिपक जाता है, द्रव लकड़ी में लग जाता है ना। तो जब लग जाता है तो उस किस कारण लगता है भाई? असंजक बल के कारण लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इसका मतलब कि जिसमें पदार्थ अलग अलग होंगे वो असंजक बल, जो में सेम होंगे वह ससंजक बल। बात समझ में आई? चलो आगे। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपने क्षेत्र न्यूनतम करने का प्रयास करता है। हे लाल, सबसे कम क्षेत्रफल होता है वृत्त का, ठीक है, सबसे कम गोले का होता है सबसे कम क्षेत्रफल। इसलिए पानी जो होता है वह सबसे कम आकृति धारण करने का प्रयास करता है, न्यूनतम क्षेत्रफल प्रयास करता है करने का, इसलिए वह गोलाकार धारण कर लेता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? चलो आगे चलते हैं। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरती हुई बर्फ एक टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप में आयतन के बराबर होता है। जी बिल्कुल। अगर मैं एक बात ध्यान से सुनो, यदि मैं किसी गिलास में पानी लिया हूँ, पानी लेने के बाद यदि मैं उसमें बर्फ डाल दिया, क्या डाल दिया? बर्फ डाल दिया, तो यदि ये बर्फ डालने के बाद ये द्रव यदि मान लो यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है क्या गलेगा? तो क्या ये द्रव बढ़ जाएगा? ना, क्योंकि पानी में बर्फ को रखने से पहले ही जितना ऊपर होना था वो ने हो लिया, ऊपर जो है वह गलेगा, तब भी इसके पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ चलो आगे चलते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन था। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ये जी बिल्कुल। यदि मान लो नदी में, ये नदी है, नदी के अंदर हम लोहे के टुकड़े को फेंक दिए, लोहे का टुकड़ा जब यहीं फेंकते हैं तो अपने अपने आयतन के बराबर द्रव को हटा के नीचे की तरफ जाता है। तो जब नीचे की तरफ जाता है उसी बल को कौन सा बल बोलते हैं? उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। और उस सिद्धांत को कौन सा क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई वस्तु तरल पदार्थ में जब तब तैरता है जब अपने आयतन के बराबर द्रव को क्या करता है? हटाता है। ठीक है आगे चलते हैं। पिघलने पर समानता ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। जी बिल्कुल। जब पिघलेगा भैया, जब देखो, जब पिघलने पर समांतर ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, बर्फ बर्फ जो है पिघलने पर सिकुड़ने लगता है। जी, बर्फ द्रव रहता है वो सिकुड़ता है जब बर्फ बनता है तो। ठीक है आगे चलते हैं। किसी ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम होता है। जी बिल्कुल, उसका गलनांक, जब अशुद्धि होगी तो गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? पारा शीशा को नहीं भिगोता क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। ससंजक बल अ, असंजक बल से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब एक ही अणुओं के बीच लगने वाला बल अधिक होता है अन्य पदार्थों के बीच लगने वाले बल के। ठीक है, इसलिए शीशा जो, ध्यान से सुनना बच्चा, इतना मस्त क्वेश्चन क्या, जो पारा होगा, ये पारा शीशा को नहीं भिगोता है और सबको भिगो देता है। ठीक आगे। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जी बिल्कुल, देख भाई, अगर मान लो द्रव में मैं साबुन को मैं घोल बना दूंगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब दोनों अणुओं के बीच कम बल लगने लगता है। ठीक है आगे चलते हैं। क्या करा? संवहन की प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। जी बिल्कुल। क्या? वाष्प के संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण, वस्तु क्या करते हैं? इधर उधर गमन करते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का संवहन होता है। ठीक है आगे चलते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी/ग्राम सेल्सियस या 4186 जूल प्रति किग्रा इंटू सेल्सियस होता है। ठीक आगे चलो।
आगे चलते हैं। किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जी बिल्कुल, यदि 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो आवश्यक जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, नीचे संवहन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। जी बिल्कुल, वाष्प बन के द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्था मान घटते हैं। ताप बढ़ाएंगे प्रत्यास्था का मान घटता। प्रत्यास्था का मतलब कोई ठोस वस्तु है तो वह नर्म होने लगती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने लगता है। प्रत्यास्था का मतलब होता है कठोर वस्तु। क्या? कठोर वस्तु। इसका ताप जो ही बढ़ाते हैं, जब उसको गर्म करेंगे तो पगला जाएगा, वो पिघलने लगता है, तो नर्म होने लगता है। इसलिए प्रत्यास्था का मान क्या होने लगता है? घटने लगता है। ठीक है, चलो बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।